Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohsin Munawwar, your biology teacher for MDCAT session. आज के इस लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 12 डिस्कस करेंगे जिसका सिलेबस है वैरायटी ऑफ लाइफ। तो लेक्चर के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। वैरायटी ऑफ लाइफ में जो बेसिक कोर्स कंटेंट्स हैं उसमें खास तौर पर हम किंगडम्स की बात करेंगे, जिसमें किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, इनके जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे। इसके अलावा वायरसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस जो है वो कंसिडर किया गया, और एड्स जो कि एक डिजीज है, वायरल डिजीज है, उसके कॉजेटिव एजेंट, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो ये आज का हमारा सिलेबस के जो की पॉइंट्स हैं उसमें 3 बेसिक हेडिंग्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल किंगडम्स को डिस्कस करेंगे, सेकेंडली वायरसेस को, और थर्ड वन इज वायरल डिजीज। तो चलिए इसमें से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट बोर्ड से। सबसे पहले जब हम वैरायटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो वैरायटी में हम एक की टर्म इस्तेमाल करते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी में हम बायो का लफ्जी मतलब कहते हैं लाइफ, एंड डाइवर्सिटी दैट इज अबाउट वैरायटी। अब वैरायटी जो है वो 2 सूरतों में हो सकती है, दैट इज प्रेजेंट ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद इन द स्पीशी एंड द नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन दिस अर्थ। तो एक्चुअली इस दुनिया में मौजूदा स्पीशीज में वैरायटी और एक स्पीशी में मौजूदा इंडिविजुअल्स में वैरायटी को डिस्कस करने के लिए हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो उसको कीवर्ड में डिफाइन किया गया, नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज। इस दुनिया में साइंटिफिक एक्सपेक्टेशन है कि तकरीबन 5 to 30 मिलियन स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन अभी तक आज तक हमने जो स्पीशीज को डिस्कवर किया, दीज आर अप्रोक्सीमेटली 2.5 मिलियन स्पीशीज, जिनमें से डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसमें मेजॉरिटी में एनिमल्स हैं जो कि ओवर 1.5 मिलियन है, एंड प्लांट्स विच आर ओवर 0.5 मिलियन स्पीशीज। तो एक्चुअली 2.5 मिलियन स्पीशीज में प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड अदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अभी तक डिस्कवर किए जा चुके हैं वो कंसिडर किए जाते हैं। अगर आप इसके क्रॉस रेफरेंस में अपने चैप्टर नंबर 1 में फाइलेटिक लिनेज के बारे में देखें तो वहां पे एक्चुअली परसेंटेज भी बताई गई डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की, कि प्लांट्स कितनी परसेंटेज में है, एनिमल कितनी परसेंटेज में है। तो उसको भी आप जो है वो कंसिडर कीजिएगा, ताकि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड एमसीक्यू को बेहतर अंदाज से सॉल्व किया जा सके। अब जो बायोडाइवर्सिटी है, जो हम आज तक ये जानते हैं कि तकरीबन 2.5 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर की जा चुकी हैं, उन स्पीशीज को क्लासिफाई करना मतलब ग्रुपिंग करना ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो वो जो ग्रुप किया गया, क्लासिफाई किया गया, उसकी जरूरत क्यों पेश आई? तो एक्चुअली हम कहते हैं कि इंडिविजुअल्स को रीजनेबल वे में क्लासिफाई करना, मतलब कि उनको प्रॉपरली एक ग्रुप में डिसाइड करना जिसकी बेस पर उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को बेहतर अंदाज में स्टडी किया जा सके। सो जो क्लासिफिकेशन के मेथड्स हैं, क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उसमें हम कहते हैं कि ट्रिवियल मेथड और एडवांस वे। अब यहां पे ये हम कॉमनली वर्ड यूज करते हैं कि अपनी कन्वीनियंस के लिए, कि रवायती तौर पर या आम तौर पर जो मेथड इस्तेमाल किया जाता था और आज साइंटिफिक वे में जो इस्तेमाल किया जा रहा है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो रवायती तौर पर या आम तौर पर मेथड इस्तेमाल किया जाता था, उसमें हम मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर की बुनियाद पर, जिसमें खास तौर पर कलर की बेस पर, हाइट की बेस पर और डिफरेंट करैक्टर की बेस पर फ्लावरिंग प्लांट्स को क्लासिफाई किया जाता था। यहां पे अब ये जरूरी है बात कि मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर, फॉर एग्जांपल एक प्लांट हमने देखा जिसके फ्लावर के कलर रेड है, और दूसरा एक प्लांट देखा जिसका फ्लावर का कलर जो है वो येलो है या कोई और कलर है। तो एक्चुअली मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर की बुनियाद पर हम उसे 2 डिफरेंट स्पीशीज से कंसिडर कर लेते हैं। इसी तरह से प्लांट की हाइट की बुनियाद पर
इनफ्लोरेसेंस की बुनियाद पर और इसके साथ साथ मुख्तलिफ ऐसे करैक्टर जो कि वाज़े तौर पर एपरेंटली हमें नजर आ रहे हैं, तो उस बुनियाद पर हम ये क्लासिफिकेशन जो है वो करते हैं। अब इस क्लासिफिकेशन में ऑब्जेक्शंस क्या आते हैं या लिमिटेशन? देखिए, मुख्तलिफ प्लांट जो है, एक ही स्पीशी के प्लांट मोर देन वन कलर के फ्लावर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। आमतौर पर देखिए रोज में, तो रोज जो है वो सेम स्पीशी है, रोजा इंडिका, लेकिन उसके जो फ्लावर के कलर हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्शन जो था इस पे, ये बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस प्रोवाइड नहीं करता था। इसी तरह से ये जो इंडिविजुअल, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि प्लांट जो है रोजा इंडिका, उसके फ्लावर का कलर डिफरेंट था, इसी तरह से मुख्तलिफ और ऐसी एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद हैं जिसमें वाज़े तौर पर या देखने में तो उन प्लांट्स में डिफरेंस नजर आता है लेकिन वो सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। तो इस किस्म के इबहाम को खत्म करने के लिए अनदर एडवांस वे यूज किया गया, दैट इज बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज। अब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है वो यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्चुअली जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं अमंग एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट। जैसे कुछ इंडिविजुअल जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटिवली मोर क्लोज होते हैं एज कंपेयर टू अदर्स। मिसाल के तौर पर स्पैरो में और पिजन में आप देखें तो सिमिलैरिटी जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है, लेकिन उसके मुकाबले में आप किसी एक बर्ड की किसी दूसरे मैमल के साथ सिमिलैरिटी देखें तो वो डिफरेंट है, तो एक्चुअली उनमें सिमिलैरिटीज का लेवल कम हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिनका एवोल्यूशन का रीजन जितना कॉमन है वो उतना एक दूसरे के साथ मोर क्लोजली रिलेटेड होंगे। तो एक्चुअली एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बुनियाद पर बी क्लासिफिकेशन को किया गया, होमोलॉजीज की बुनियाद पर, जो कि सिमिलैरिटीज की बुनियाद पर, सिमिलर स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस की बुनियाद पर क्लासिफाई किया गया। साइटोलॉजी सेलुलर स्टडी की बुनियाद पर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड फंक्शंस ऑफ सेल की बुनियाद पर। इसी तरह से कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री, मुख्तलिफ किस्म के जो केमिकल मौजूद हैं, जैसा कि हमने एवोल्यूशन के चैप्टर में यह बात पढ़ी कि साइटोक्रोम सी एक ऐसा केमिकल है जो कि तमाम एरोबिक ऑर्गेनिज्म में या एरोबिक इंडिविजुअल्स में मौजूद होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कंपैरेटिवली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में यह देखना है कि कौन से केमिकल्स कॉमन हैं और कौन से डिफरेंट हैं, जिसकी बुनियाद पर हम उनके एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट को भी स्टडी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जेनेटिक्स, जो कि उनमें जीन्स मौजूद हैं, सीक्वेंस एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए है और क्रोमोसोमल नंबर्स हैं। तो ये तमाम डिफरेंट ऐसे एडवांस वेज थे जिसके जरिए हम क्लासिफाई कर सकते हैं इंडिविजुअल को ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो अगर जितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज होंगी तो सिमिलर ग्रुप में आएंगे और डिफरेंसेस की बुनियाद पर उनको डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो एलोकेट किए जाएंगे। तो ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसकी बुनियाद पर हमने दोनों में एक कंपैरिजन देखा कि जो रिवायती मेथड या आम तौर पर अर्लियर स्टडीज में यूज किया जाता था और जो आज के दौर में यूज किया जाता है उसमें से बेहतर कौन सा है, तो दैट इज द बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, होमोलॉजीज, साइटोलॉजी, कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री एंड जेनेटिक्स। तो इन बुनियादों पर जब हम क्लासिफाई करते हैं तो क्लासिफिकेशन के दौरान जो कंफ्यूजन है या जो उनमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनको मिनिमाइज किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता, मिनिमाइज किया जा सकता है और एडवांसमेंट के साथ साथ क्लासिफिकेशन का प्रोसेस मजीद बेहतर होता जाता है। अब अगर हम इसी बुनियाद पर क्लासिफिकेशन के डिफरेंट लेवल्स या टेक्सा को देखें तो उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। सो क्लासिफिकेशन जो है, जैसे हम इसे डिफाइन करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो जब हम सिमिलैरिटीज की बुनियाद पर सेम इंडिविजुअल को या रिलेटेड इंडिविजुअल को सेम ग्रुप में रखते हैं तो उसके लिए हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड किया, जिसमें हाईएस्ट लेवल जो है दैट इज किंगडम, जो कि एक टेक्सा, हाईएस्ट टेक्सा कंसिडर किया जाता है। एक किंगडम के अंदर रिलेटेड फाइला मौजूद होते हैं और फाइला में एक फाइलम के अंदर रिलेटेड क्लासेस हैं
और एक क्लास में रिलेटेड ऑर्डर्स एंड सो ऑन। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किंगडम जो है वो एक मोस्ट जनरल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है जिसमें सिमिलैरिटीज मिनिमम होती हैं और मैक्सिमम डिफरेंसेस होते हैं। किंगडम इज द मोस्ट जनरल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच हैव मैक्सिमम डिफरेंसेस एंड मिनिमम सिमिलैरिटीज। जैसे जैसे आप लोअर लेवल की तरफ आते हैं तो फाइलम के अंदर अब सिमिलैरिटीज क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं और डिफरेंस रिलेटिवली कम हो जाते हैं। और अल्टीमेटली जब भी हम स्पीशीज पे आते हैं तो यहां पे आके डिफरेंसेस मिनिमम हो जाते हैं और सिमिलैरिटीज मैक्सिमम हो जाती हैं। तो इस बुनियाद पर हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं कि जब आप किंगडम से स्पीशीज की तरफ आ रहे होते हैं तो स्पेसिफिक हो रहे होते हैं, जनरलाइज्ड से स्पेसिफाई हो रहे होते हैं, और जब स्पीशीज से किंगडम तक क्लासिफाई कर रहे होते हैं तो स्पेसिफिक से जनरलाइज्ड हो रहे होते हैं। तो ये पॉइंट जो है हमें एमसीक्यू के रेफरेंस से पूछा जा सकता है कि जनरलाइज्ड या स्पेसिफिक होने के लिए वे किस तरफ है। इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें यहां पे ये भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि एक फाइलम के अंदर क्या मौजूद होती हैं, रिलेटेड स्ट्रक्चर कौन से हैं या रिलेटेड टेक्सा कौन से हैं। तो दीज आर एक्चुअली रिलेटेड क्लासेस। इसी तरह से ऑर्डर में रिलेटेड फैमिलीज हैं एंड सो ऑन। इसके अलावा हमें इस सीक्वेंस को भी याद रखना है। इस सीक्वेंस में हमें खास तौर पर यह याद रखना है कि किंगडम जो है उनमें मैनी फाइलम मौजूद होते हैं, एक फाइलम में मैनी क्लासेस हैं और एक क्लास में मैनी ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो आपको इस सिक्वेंशियल इवेंट को फॉर एग्जांपल हमें कहा जाए ऑर्डर और जेनस के दरमियान कौन सा टेक्सा आता है तो दैट इज एक्चुअली फैमिली। इसी तरह से फैमिली और स्पीशी के दरमियान कौन सा है तो दैट इज जीनस। तो हमें इस रेफरेंस से मैनी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि इस क्लासिफिकेशन के टेक्सा से रिलेटेड हो। जब कॉर्न की क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं जो कि एक प्लांट किंगडम से बिलोंग करता है, तो इसमें देखिए किंगडम है प्लांटी। जैसे कि हम जानते हैं कि दो बेसिक किंगडम हमने पढ़े हैं जो कि एनिमेलिया एंड प्लांटी। इसके अलावा 5 किंगडम्स में बाकियों को भी कंसीडर किया गया। तो 5 किंगडम में से एक किंगडम है प्लांटी। जब एक किंगडम के अंदर हम देखते हैं मैनी फाइला हैं तो फर्स्ट वन इज एंथोफाइटा जो कि फाइलम ऑफ कॉर्न है। इसके अलावा एक फाइलम में जो क्लासेस मौजूद हैं दीज आर एक्चुअली एंजियोस्पर्मी। तो यहां पे अगर आप इसको जनरली याद रखना चाहें जो कि एक कीवर्ड के तौर पर एमसीक्यू को सॉल्व करते हुए, तो जब भी प्लांटी का लफ्ज आता है तो हम कहते हैं किंगडम है, और जब फाइटा का लफ्ज आता है तो एक्चुअली फाइलम के लिए है। जैसे हम जानते हैं कि ट्रैकियोफाइटा और ब्रायोफाइटा, तो ट्रैकियोफाइटा को ही दूसरा नाम एंथोफाइटा दिया जाता है जिससे हम फाइलम को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसी तरह से क्लास के लिए हम स्पर्मी जो AE एंड पे लिखा गया उसकी बुनियाद पर हम क्लास को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। पोएलिस जो कि एलिस की बुनियाद पर हम ऑर्डर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। फैमिली के लिए SC पोएसी कंप्लीट नेम है। जैसे हमारे चैप्टर नंबर 9 में डिफरेंट फैमिलीज के नेम दिए गए, उसमें सोलानेसी, फेबेसी और मुख्तलिफ जो है फैमिलीज दी गई, जिसमें से पोएसी किसकी फैमिली है, कॉर्न की या जीमेज की। और जीनस और स्पीशी नेम जो है वो स्पेसिफिक होता है जिसमें जी जीनस नेम है कॉर्न का, और एक जीनस के अंदर मैनी स्पीशी हो सकती हैं जो कि मेज दैट इज द पर्टिकुलर स्पीशी नेम ऑफ अ कॉर्न। तो एक्चुअली जी मेज जो कि एक साइंटिफिक नेम भी है, जिस वजह से हमें जी और मेज को लिखते हुए इन दोनों को अंडरलाइन करना भी जरूरी है। ये जो स्ट्रक्चर है कंप्लीटली हमने एक कॉर्न की क्लासिफिकेशन में डिफरेंट टेक्सा के लिहाज से उसको क्या पर्टिकुलर नेम दिए जाते हैं उनको जाना। अब यहां पे हमारे लिए जरूरी क्या है कि हर लेवल पे हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कहा जाए कि कॉर्न का साइंटिफिक क्लासिफिकेशन में किस क्लास से बिलोंग करता है, तो वो एंजियोस्पर्मी है। इसी तरह से कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है तो दैट इज पोएसी। तो हमें हर लेवल पे यहां पे याद रखना है कि इसका कौन सा टेक्सा जो है उसके लिए क्या नाम यूज किया जाता है। अब जैसा कि मैंने ये कहा
कि ये जैसे ही किंगडम से स्पीशी की तरफ आएंगे तो स्पेसिफिक होते जाएंगे। यहां पे जो स्पीशीज है ये एक नेचुरल ग्रुप है, ये याद रखिएगा, स्पीशीज इज एक्चुअली अ नेचुरल ग्रुप, और जो बाकी तमाम ग्रुप हैं ये मैन मेड कंसिडर किए जाते हैं। मतलब मैन मेड के जो स्पीशीज हैं वो ग्रुप ऑफ स्पीशीज मिलके एक जेनस बनाते हैं। अब उसमें जो ग्रुपिंग की गई वो ह्यूमन ने अपने जो साइंटिफिक प्रोसेस हैं या साइंटिफिक मेथड्स हैं उनकी बुनियाद पर सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस को देखते हुए बनाया। अब देखिए, एक जीनस के अंदर मैनी स्पीशीज मौजूद हैं जो कि ह्यूमन ने उसकी ग्रुपिंग की है। अब अगर कोई एडवांसमेंट आती है और हमें उस ग्रुपिंग में से किसी एक स्पीशी को एक्सक्लूड करना पड़ता है या इंक्लूड करना पड़ता है तो इट इज पॉसिबल। लेकिन स्पीशी के अंदर जो मौजूदा इंडिविजुअल्स हैं हम उनको इंक्लूड या एक्सक्लूड नहीं करते, बिकॉज दैट इज अ ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन। तो ये नेचुरल ग्रुप कंसिडर किया जाएगा। इसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। इंटरब्रीड फ्रीली एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। यहां पे इंटरब्रीडिंग का लफ्ज जो है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम स्पीशीज को सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल के लिए डिफाइन करते हैं तो ये एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है, लेकिन जैसे ही हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले इंडिविजुअल को क्लासिफाई करते हैं तो इंटरब्रीड का प्रोसेस जो है वो उनमें एक्सेप्शनल केस आ जाता है। जैसे हम देखते हैं बैक्टीरिया के केस में वो इंडिविजुअल एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं लेकिन उनकी स्पीशीज मौजूद है। इट मींस के इंटरब्रीडिंग जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल में होगी। इसी तरह से फर्टाइल ऑफस्प्रिंग भी, यहां पे भी हम कहते हैं कि ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए क्लासिफिकेशन है। जैसे आप देखें जो म्यूल की प्रोडक्शन है दैट इज एक्चुअली अ इनफर्टाइल ऑर्गेनिज्म, तो वहां पे मुख्तलिफ किस्म की एक्सेप्शन आती हैं। जब हम जनरल ऑर्गेनिज्म के लिए क्लासिफाई करते हैं और नॉर्मल स्पीशी की बात करते हैं तो उसमें ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली among themselves and reproductively isolated from all other such groups। यहां पे ये बात याद रखिए कि इंटरब्रीड फ्रीली का मतलब क्या है कि ये among themselves, जो ये नेचुरल पॉपुलेशन का ग्रुप है उसी में ही इंटरब्रीड करें। इंटरब्रीडिंग अगर अदर ग्रुप्स में होगी तो वो स्पीशी की इस डेफिनेशन पे अप्लाई नहीं की जा सकेगी। जैसे म्यूल की प्रोडक्शन के लिए हॉर्स एंड डंकी इंटरब्रीड करते हैं तो वो इस स्पीशी की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरते। इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्व्स एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, और उसके साथ साथ वो प्रोड्यूस करेंगे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को। स्पीशीज को हम कहते हैं दीज आर इंडिपेंडेंट एवोल्यूशनरी यूनिट। इंडिपेंडेंट का मतलब ये नेचुरल ग्रुप है और एवोल्यूशनरी यूनिट है जो कि बाकियों से इंडिपेंडेंट होता है, बट इट कैन फॉर्म अ कम्युनिटी एज वेल एज अदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो एक सेपरेट कंडीशन कंसिडर की जाती है, लेकिन जब हम इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स की बात करते हैं तो ये एक इंडिपेंडेंट यूनिट के तौर पर कंसिडर किया जाता है। जब हम ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन का मेथड जो है पढ़ लेते हैं तो क्लासिफिकेशन में हम क्या कर रहे हैं, साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं टू क्लासिफाई द इंडिविजुअल्स। लेकिन अर्लियर जो क्लासिफिकेशन के लिए जो साइंटिफिक नेमिंग के लिए प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता था दैट इज कॉमन नेमिंग। तो हमें जरूरत किसकी थी, नॉमेनक्लेचर की, अ वे और सिस्टम टू गिव सिस्टमैटिक नेम टू एन ऑर्गेनिज्म, या इसी को कह सकते हैं साइंटिफिक नेम टू एन ऑर्गेनिज्म। इस साइंटिफिक नेम की या नॉमेनक्लेचर की जरूरत क्यों हुई, तो उसके लिए हमारे पास तीन बड़ी वैलिड रीजन है। पहले नंबर पे क्या थी कि डिफरेंट नेम फॉर सेम ऑर्गेनिज्म। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और हर इलाके के लिहाज से लैंग्वेज चेंज हो जाती है नॉर्मली, और उस लैंग्वेज की वजह से एक ही ऑर्गेनिज्म का दूसरी लैंग्वेज के अंदर नाम जो है वो चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पर
एक ऑर्गेनिज्म जो कि अनियन इंग्लिश में कहा जाता है, प्याज वही इंडिविजुअल है लेकिन उर्दू में कहा जाता है गंडा, बसल, वसल। ये डिफरेंट नेम सेम इंडिविजुअल को डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस में नाम दिए जाते हैं। जब एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने की कोशिश की जाएगी इसके जनरल कैरेक्टर्स, तो एक पर्सन जो कि इंग्लिश नेम जानता है और बाकी नहीं जानता तो वो इसको एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म कंसीडर कर लेगा, जिसकी वजह से एक कंफ्यूजन क्रिएट होगी और साइंटिफिक नॉलेज यूनिवर्सल नहीं हो पाएगा। तो अल्टीमेटली एक और एग्जांपल यहां पे दी गई अमलतास की, जिसके डिफरेंट नेम थे, अर्गवत था, गोल्डन शावर, गरमाला और पर्जिंग कैशिया। ये डिफरेंट नेम जो है एक ही इंडिविजुअल को, सिमिलर इंडिविजुअल को डिफरेंट नेम्स दिए गए ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस। एक तो मिस्टेक ये थी, दूसरी क्या थी कि सिमिलर नेम दे देना फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब मिसाल के तौर पर ब्लूबेल, उसके फ्लावर की शेप की बुनियाद पर डजन्स ऑफ या हंड्रेड्स ऑफ प्लांट्स को जो कि डिफरेंट थे, डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते थे, लेकिन तमाम के फ्लावर क्योंकि एक जैसे थे और उनको कॉमनली ब्लूबेल का नेम दे दिया गया। इसी तरह से ब्लैक बर्ड जो कि क्रो और रावन, उनकी मॉर्फोलॉजी की बेस पे, कलर की बेस पे ब्लैक इन कलर होते हैं, इस वजह से दोनों को सेम नेम जो है वो दे दिया गया, दैट इज ब्लैक बर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट स्पीशीज के इंडिविजुअल सेम नेम कंसीडर कर सकते हैं, कॉमन नेम हो सकते हैं, और कॉमन इंडिविजुअल के या सेम इंडिविजुअल के डिफरेंट नेम्स भी हो सकते हैं जब हम कॉमन नेम यूज करेंगे। इसके अलावा एक तीसरा बड़ा जो इसकी वजह से कंफ्यूजन आती थी, दैट इज नो साइंटिफिक बेसिस ऑफ एन नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसा कि हम नाम इस्तेमाल करते हैं सिल्वर फिश, लफ्ज इस्तेमाल किया फिश, एक्चुअली सिल्वर फिश एक फिश नहीं है, इंसेक्ट है। तो फिश का लफ्ज इस्तेमाल किया गया जो कि साइंटिफिक बेसिस जो है फिश की प्रॉपर्टीज को पूरा नहीं करता। इसी तरह से स्टारफिश है जो कि इनवर्टिब्रेट से बिलोंग करती है, अकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करती है, एक्चुअली ये भी फिश नहीं है। इसी तरह से जेलीफिश, क्रेफिश, ये सारे नाम कॉमनली नाम इनके साथ इस्तेमाल किया गया फिश, लेकिन ये फिश नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ कॉमन नेम ऐसे थे जिनकी साइंटिफिक बेस ही नहीं है, कुछ कॉमन नेम ऐसे थे जो कि डिफरेंट इंडिविजुअल के लिए एक ही नेम इस्तेमाल किया जा रहा था, कुछ नेम ऐसे थे जो कि इंडिविजुअल जो है वो सेम थे लेकिन नेम रीजनल लैंग्वेजेस की बुनियाद पर डिफरेंट थे। तो ये मुख्तलिफ किस्म की कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। उस कंफ्यूजन से बचने के लिए एक यूनिवर्सल मेथड ऑप्ट किया गया और उस मेथड के जरिए पूरी दुनिया में मौजूदा जो सिस्टमैटिक्स या टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन थी उसमें रूल्स डिसाइड कर दिए गए कि इन बुनियादों पर या ये बेसिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिसकी बुनियाद पर हम साइंटिफिक नेम यूज करेंगे और वो पूरी दुनिया पे यूनिवर्सली एक जैसे अप्लाई होंगे फॉर साइंटिफिक स्टडीज। तो जो रूल बनाए गए, जो कि साइंटिफिक नेम दिए गए, उसको नाम दिया गया, उस प्रोसेस को नाम दिया गया बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। नॉमेनक्लेचर में जो मोस्ट रेलेवेंट या मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड था दैट वाज बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, जो कि कार्लस लिनियस ने परफॉर्म किया। और इस मेथड को जो नेमिंग का मेथड था, साइंटिफिक नेमिंग का, उसमें उसने कहा कि दीज आर साइंटिफिक नेम्स कंप्राइजेस ऑफ टू वर्ड्स। यहां पे कार्लस लिनियस ने जो मेथड दिया वो बहुत जल्दी से ही जो मकबूल हुआ, फेमस हुआ, और उसकी बुनियाद पर उसने प्लांट्स और एनिमल्स के लिए एक बुक लिखी जिसमें 1753 में और 1758 में प्लांट्स और एनिमल्स के, जो कि नाउन प्लांट्स और एनिमल्स थे, उनको साइंटिफिक नेम दिए। और इसके साथ साथ फिर ये प्रोसेस जो है वो प्रोसीड करता गया और आज के दौर में मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर क्लासिफाइड और नेम्ड एज साइंटिफिकली। तो उस साइंटिफिक नेमिंग के जो रूल्स बनाए कार्लस लिनियस ने, उसमें सबसे पहला रूल क्या था कि साइंटिफिक नेम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड, इन्होंने लैटिन लैंग्वेज से साइंटिफिक नेम को चूज किया।
दूसरे नंबर पे इन्होंने कहा दैट साइंटिफिक नेम शुड बी कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स, जो कि 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। फर्स्ट वर्ड जो है वो किससे होना चाहिए, जेनस से या जेनरिक नेम होना चाहिए, और ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर, ये एक रूल था। सेकंड वर्ड जो था उन्होंने कहा दैट विल बी रेफर्स टू द स्पीशीज एंड ऑलवेज बिगिन विद स्मॉल लेटर। तो ये एक प्रॉपर्टी थी साइंटिफिक नेम की, जिसके 2 हिस्से होने चाहिए। पहला हिस्सा साइंटिफिक नेम का क्लासिफिकेशन में से जेनरिक नेम, और दूसरा हिस्सा जो है वो क्लासिफिकेशन में से स्पीशीज नेम कंसिडर किया जाएगा। तीसरी जो इन्होंने इंपॉर्टेंट बात कही कि साइंटिफिक नेम जो है दैट शुड बी अंडरलाइंड सेपरेटली। सेपरेटली का मतलब कि जीनस नेम जो है वो सेपरेट किया जाए अंडरलाइन, और स्पीशी नेम सेपरेट अंडरलाइन किया जाए। इफ रिटन बाय हैंड, अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो इस सूरत में, और अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं कंप्यूटर पे तो दैट शुड बी इन इटैलिक फॉर्मेट। तो ये 3 बेसिक ऐसे फॉर्मेट थे या ऐसे रूल्स थे जिसकी बुनियाद पर बायनोमियल नोमेनक्लेचर को डिसाइड किया गया। अगर इसी से रिलेटेड हम एक एमसीक्यू देखें तो साइंटिफिक नेम ऑफ अमलतास इज, अल्फा ऑप्शन है एलियम सिपा, बीटा होमोसेपियंस, चार्ली सोलनम ट्यूबरसम, तो डेल्टा ऑप्शन है दैट इज कैशिया फिस्टुला। तो ये 4 ऑप्शन जो है वो दी गई। इसमें से साइंटिफिक नेम का अब ऊपर वाले रूल्स आप देख सकते हैं। एलियम जो है वो जेनरिक नेम है, फर्स्ट लेटर उसका क्या है, कैपिटल। सेपा ये एक्चुअली स्पीशी नेम है और फर्स्ट लेटर उसका क्या है, स्मॉल। दोनों क्योंकि हैंड रिटन है सेपरेटली अंडरलाइन है। अगर आप दोनों को इकट्ठा अंडरलाइन कर दें तो ये आपका गलत हो जाता है, दैट शुड बी अंडरलाइंड सेपरेटली। इनमें से हमें चूज कौन सा करना है, अमलतास। तो राइट ऑप्शन कौन सी होगी, दैट विल बी कैशिया फिस्टुला। उसमें से एलियम सिपा देखिए तो ये एक्चुअली अनियन का नेम था, होमोसेपियन ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है, सोलनम ट्यूबरसम ये पोटैटो का साइंटिफिक नेम है, और कैशिया फिस्टुला अमलतास का है। अब ये डिफरेंट साइंटिफिक नेम जो है हमारे इस चैप्टर में या बाकी डिफरेंट बुक के हिस्सों में ये साइंटिफिक नेम दिए गए हैं, तो आपको एक टेबल की सूरत में इसको बनाना चाहिए ताकि साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम जो है वो आप याद रख सकें, जो कि एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। अब ये दोनों तरह से एमसीक्यू आ सकता है, या कहा जाए कॉमन नेम ऑफ कैशिया फिस्टुला इज, तो आपको अमलतास जो है वो गिवन ऑप्शन में से चूज करना होगा, और अगर कहा जाए साइंटिफिक नेम ऑफ अमलतास इज तो आपको साइंटिफिक नेम चूज करना होगा, दैट इज कैशिया फिस्टुला। तो ये जो क्वेश्चन है इसकी बुनियाद पर आप एक टेबल जनरेट करते हैं जिसमें आप डिफरेंट साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम जो है उनको याद करते हैं। जब हमने ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर किया तो जैसे हमने कहा कि इस दुनिया में आज तक मैनी मिलियंस ऑफ ऑलमोस्ट 5 मिलियन टू 30 मिलियन स्पीशीज मौजूद हैं, जिसमें से सिर्फ 2.5 मिलियन ही हम डिस्कवर कर चुके हैं, और उसमें से डिफरेंट को हमने साइंटिफिक नेम जो है वो प्रोवाइड किए हैं। अब वो जो साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किए उनकी फर्दर ग्रुपिंग के हायर टेक्सा की तरफ गए, तो जो लार्जेस्ट टेक्सा था दैट इज अबाउट किंगडम। तो जब हमने किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जनरलाइज किया तो कहा जाता है देयर आर 2 to 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, या हमारी बुक में इस टॉपिक के फर्स्ट लाइन में लिखा गया 2 to 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो एक्चुअली 2 to 5 किंगडम या 2 to 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहला जो लेवल दिया गया दैट इज 2 किंगडम सिस्टम। जब पहली दफा क्लासिफाई किया गया तो ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर जनरल मॉर्फोलॉजिकल बेस पर कहा गया कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, प्लांटी और एनिमेलिया। जब हम प्लांटी कहते हैं तो उसकी 2 प्रॉपर्टीज जो कि आमतौर पर हमें नजर आती थी, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोट्रॉफ एंड नॉन मोटाइल। कोई भी प्लांट हेट्रोट्रॉफ नहीं होता और कोई भी प्लांट मोटाइल नहीं होता। इस बुनियाद पर इसको क्लासिफाई कर दिया गया। फिर एनिमेलिया देखे गए तो ऐसे इंडिविजुअल जो कि हेट्रोट्रॉफ है, डिपेंड करते हैं फूड के लिए अदर सोर्सेज पे लाइक प्लांट्स पे, और मोटाइल होते हैं। इन दोनों बेसिक डिफरेंस की बुनियाद पर 2 ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो है बना दिया गया।
अब जिस वक्त ये ग्रुप बनाए गए तो वो ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर थी, जिसमें कुछ ऑब्जेक्शंस आई, जैसे कि फर्स्ट ऑब्जेक्शन जो है वो यूग्लिना पे थी। अब यूग्लिना जो है वो ऐसा इंडिविजुअल है जो कि प्लांट लाइक और एनिमल लाइक दोनों तरह के करैक्टर रखता है, जिस वजह से कंफ्यूजन थी कि इसको प्लांट्स में रखा जाए या एनिमल में। जैसा कि प्लांट लाइक करैक्टर्स का क्या था, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, फोटोसिंथेटिक था, और एनिमल लाइक करैक्टर क्या था, देयर मोटाइल एक्टिविटी, ये मूवेबल था, जिस वजह से दोनों की एक एक करैक्टर थी, जिस वजह से ये ना तो प्लांट्स में प्रॉपर्ली आता था ना एनिमल्स में। उसकी दूसरी जो बेसिक प्रॉपर्टी थी, इन्होंने जब प्लांटी को क्लासिफाई किया तो उसमें प्लांट्स और तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इसी में कंसिडर कर लिया, लेकिन बाद में ई चैटन ने 1937 में दो टर्म्स जो है उनको क्लासिफाई किया, प्रोकैरियोटिक जो कि प्रोकैरियोट्स थे जिनमें न्यूक्लियस प्रॉपर्ली या वेल डिफाइंड नहीं था, जिसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया कंसिडर किए गए, और यूकैरियोटिक विच हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अब यहां पे ये दो प्रॉब्लम्स आ गई थी कि प्लांट लाइक और एनिमल लाइक कैरेक्टर दोनों जिसमें मौजूद हैं उनको क्या किया जाए, और बैक्टीरिया और उससे रिलेटेड स्पीशीज के लिए क्या क्लासिफिकेशन मेथड इस्तेमाल किया जाए। तो इस वजह से इस मेथड की बजाय एक अनदर मेथड दिया गया, दैट इज थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस मेथड को, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट थे अर्नस्ट हैकेल। इन्होंने 1966 में ये जो है बताया कि एक्चुअली किंगडम्स जो है एक किंगडम का इजाफा किया। ये जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, इन ऑब्जेक्शंस या लिमिटेशंस को सॉल्व करने के लिए उन्होंने प्रोटिस्टा जो है वो फाइलम जो है वो जनरेट किया, उसमें उन्होंने यूग्लिना लाई और बैक्टीरिया को इसमें कंसिडर किया। अब प्लांटी और एनिमेलिया उसी तरह से रखे, लेकिन इस पे भी कुछ ऑब्जेक्शंस आए। जैसे ऑब्जेक्शंस क्या थे कि इन्होंने जो यूग्लिना यूकैरियोट्स थे और बैक्टीरिया प्रोकैरियोट थे उनको एक ही ग्रुप में रख दिया। दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन था वो क्या था कि इन्होंने फंजाई जो कि अब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ थे, उनकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज थी, उनकी क्लासिफिकेशन का कोई जिक्र नहीं किया। तो इस पे भी कुछ ऑब्जेक्शंस आए, जिसमें पहला ऑब्जेक्शन के प्रोकैरियोट और यूकैरियोट एक ही ग्रुप में नहीं हो सकते। दूसरे नंबर पर फंजाई के लिए कौन सा ग्रुप आएगा, वो हेटेरोट्रॉफ भी है और नॉन मोटाइल भी है। लेकिन जब हेटेरोट्रॉफ की करैक्टर उनकी देखते हैं तो वो एनिमल्स के मुकाबले में अदर टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन रखते हैं जो कि अब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ है। तो इस वजह से उस ग्रुप को भी क्लासिफाई करना था, जिस वजह से थ्री किंगडम सिस्टम जो है इसको भी रिजेक्ट किया गया और इससे बेहतर सिस्टम जो है फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन किया गया। तो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की डिटेल के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्शंस हमने देखे कि उसमें हमने एक्चुअली वो यूग्लिना और बैक्टीरिया को प्रॉपर्ली क्लासिफाई नहीं किया था। इसी तरह से जब थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आते हैं तो प्रोटिस्टा के अंदर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों को कंसिडर किया गया, जो कि एक मिस्टेक समझी जाती है। और इसी तरह से जब हम थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन करते हैं तो फंजाई को कोई प्रॉपर प्लेस डेजिग्नेट नहीं की जाती। तो उसके लिए, इन मिस्टेक्स को कवर करने के लिए, इन ऑब्जेक्शंस को रिजॉल्व करने के लिए फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया। इस सिस्टम को रॉबर्ट वाइटेकर ने एक्सप्लेन किया और इसकी जो क्लासिफिकेशन की बेसिस थी, तीन बेसिक क्लासिफिकेशन बेसिस थी, जिसमें डिफरेंट लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस थी, इसके साथ साथ मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड नेचर ऑफ द सेल। तो इन तीन बुनियादों पर, जैसे न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑटोट्रॉफिक थे, हेटेरोट्रॉफिक थे, जिसमें हेटेरोट्रॉफिक को फर्दर क्लासिफाई किया गया अब्जॉर्प्टिव और इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ। तो एक्चुअली इन बेसिस पर क्लासिफाई किया, जिसमें फाइव किंगडम्स के नेम मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो ये फाइव किंगडम जो है उनके नाम दिए गए, जिनकी जो क्लासिफिकेशन के लिए जो फर्दर एस्पेक्ट्स लिए गए
उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, जो कि मोनरा के केस में ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं। हम जानते हैं कुछ बैक्टीरिया जो है वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, कुछ कीमोसिंथेटिक हैं और कुछ पैरासिटिक या सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया के तौर पर काम करते हैं और अल्टीमेटली उनमें न्यूट्रिशन जो है वो मिक्सअप होती है ऑटोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉफिक। इसी तरह से सेल्स देखें तो मोनरा में बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं। सम ऑफ देम कैन पोजेस कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जनरली ये यूनिसेलुलर होते हैं। नेचर देखें तो प्रोकैरियोटिक हैं, लोकोमोशन में मोटाइल होते हैं विच हैज फ्लैजेला, they are motile, and those which have no flagella these are non-motile। तो जनरली या यूजुअली हम इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं मोटाइल। आप जानते हैं कि नॉन मोटाइल में कौन से बैक्टीरिया आते हैं, एट्राइकस, जिनके पास अपना फ्लैजेलम नहीं होता, और हमने एग्जांपल देखी थी कि यूजुअली जो कॉकस या कोकाए बैक्टीरिया हैं दे हैव नो फ्लैजेला। तो आपको एक्सेप्शन भी पता होनी चाहिए कि कौन से मोटाइल नहीं होते। सेल वॉल देखें तो इनकी सेल वॉल की जो बेसिक कंपोजिशन है दैट इज पेप्टाइडोग्लाइकन, जिसको दूसरा नाम म्यूरिन भी दिया जाता है। तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्यूरिन और पेप्टाइडोग्लाइकन। एग्जांपल्स में बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। अब हमने एक मोनरा जो स्ट्रक्चर है, जो किंगडम है, उसको अगर डिफाइन करना चाहें तो ये कीवर्ड्स हैं जिसमें ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, मोटाइल, सेल्स विच हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ म्यूरिन और पेप्टाइडोग्लाइकन। तो यानी कि हमें ये तमाम जो टर्म्स हैं इनको लिख के कीवर्ड्स बनाया जा सकता है कि ये किस फाइलम को जो है रिप्रेजेंट करता है। प्रोटिस्टा में देखें तो जो दो बेसिक कैरेक्टर हैं, जैसे न्यूट्रिशन, इनमें भी दोनों तरह से हो सकती है, सेल की बेस पर यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, जिसको हम सिंपल मल्टीसेलुलर का नाम देते हैं। इनकी नेचर यूकैरियोटिक है, यूजुअली मोटाइल है। इसमें कुछ सेल ऐसे होते हैं या कुछ इंडिविजुअल ऐसे हैं जो मोटाइल हैं और कुछ नॉन मोटाइल हैं। और इसके बाद इनकी सेल वॉल मोस्टली सेलुलोज से बनी होती है, जिसमें एग्जांपल है यूग्लिना एंड अमीबा। जब हम ये फाइल किंगडम पढ़ते हैं प्रोटिस्टा, तो इसमें हम ये बात करते हैं कि दैट किंगडम इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन। एक्चुअली इसमें तमाम वो इंडिविजुअल मौजूद हैं जो कि फंजाई से, प्लांटी से या एनिमेलिया से कुछ रिजेंबलेंस रखते हैं, लेकिन उनसे इनको एक्सक्लूड किया गया है। तो एक्चुअली ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन की बेस पर है, इस वजह से इनमें तमाम करैक्टर जो है वो मौजूद होते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक भी हैं। लेकिन अगर इसका एक करैक्टर देखें यूकैरियोटिक, ये वो करैक्टर है जो कि फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया से रिजेंबलेंस रखता है। तो हमें यहां पे इस बेस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा करैक्टर है जो कि फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया तीनों के साथ एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप शो करता है इसकी, तो दैट इज यूकैरियोटिक। इसी तरह से फंजाई पे आए तो इनका जो की ऑब्जेक्ट है या की फीचर है दैट इज अब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ। ऐसे इंडिविजुअल जो कि अब्सॉर्ब करते हैं अपनी फूड को आफ्टर डाइजेशन। ये एक्चुअली एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम एक्सक्रीट करते हैं, आउटसाइड द बॉडी डाइजेशन कंप्लीट होती है और फिर उस डाइजेस्टेड सब्सटेंस को अब्सॉर्ब करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है अब्सॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ। ये नॉर्मली मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन मौजूद हैं। ऐसा फंजाई जो कि यूनिसेलुलर है और नॉन हाइफल है, आप जानते हैं दैट इज यीस्ट। तो एक्चुअली ये कॉमनली मल्टीसेलुलर है, लेकिन एक्सेप्शन यहां पे मौजूद है, आपको एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। ये टोटली यूकैरियोट होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, हाइफी होते हैं, लेकिन मोटिलिटी शो नहीं करते। काइटिन की इनकी सेल वॉल है और एग्जांपल में यीस्ट है, पेनिसिलियम है, मशरूम एटसेट्रा, डिफरेंट इसकी एग्जांपल जो है वो मौजूद है। प्लांटी पे आइए तो ये ट्रू ऑटोट्रॉफ है। कोई भी ऐसा प्लांट दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता जो कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ना रखता हो। तो एक्चुअली इनकी जो एक यूनिक प्रॉपर्टी है जो कि इनको बाकी तमाम से डिफरेंस करती है दैट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं। यानी कि ये तीन ऐसी करैक्टर्स हैं जो कि रिजेंबल करती हैं इसकी किसके साथ,
फंजाई के साथ, और इनकी जो सेल वॉल है मोस्टली सेलुलोज पर मुश्तमिल होती है। और इसके एग्जांपल देखें तो ब्रायोफाइटा है, ट्रैकियोफाइटा है जिसमें एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म्स है एंड मेनी अदर्स। चैप्टर नंबर 9 कंप्लीटली इस फाइलम पे लिखा गया। एनिमेलिया पे आए तो ये हेट्रोट्रॉफ है, और कौन से हेट्रोट्रॉफ है? इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ। तो फंजाई से ये रिजेंबल करते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लेकिन डिफर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंजेस्टिव। इंजेस्टिव का मतलब क्या है? ऐसे इंडिविजुअल जो कि अपनी फूड को इनगल्फ करने के बाद डाइजेस्ट करें। ये डाइजेस्ट करने के बाद अब्सॉर्ब करते थे फंजाई, लेकिन एनिमेलिया क्या करते हैं? इंजेस्ट करने के बाद, इनगल्फ करने के बाद उसको डाइजेस्ट करें। इसलिए इनके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ। ये भी मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट होते हैं, लेकिन मोटाइल होते हैं। जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने जब बात की थी तो यही दो बेसिक इवेंट थे या करैक्टर थे जिसकी बुनियाद पर इनको हमने डिफरेंशिएट किया था, हेट्रोट्रॉफ एंड मोटाइल। लेकिन प्लांटी क्या थे? ऑटोट्रॉफ एंड नॉन मोटाइल। इनके अंदर सेल वॉल कंप्लीटली एब्सेंट होती है। किसी किस्म की सेल वॉल किसी एनिमल सेल के गिर्द नहीं होती, तो ये कंप्लीटली एब्सेंट। और इनमें एग्जाम्पल जो है वो फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, ये मेजर एग्जाम्पल जो है वो कंसिडर की जाती हैं। उसके अलावा किंगडम एनिमेलिया में हम प्रोटोजोआ से लेके मैमेलिया तक जो है वो इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो ये एक सिंपलेस्ट चार्ट की सूरत में हमने शो किया जिसमें कीवर्ड्स यूज किए गए। अब इसमें एमसीक्यू किस तरह से पूछा जा सकता है? टू डिफरेंट वेज हैं जो कि जनरली एमसीक्यूज के लिए आते हैं। एक तो ये है कि ये सारी कैरेक्टर्स लिख के तो आपको ऑप्शंस में ये किंगडम के नेम दे दिए जाए। जैसे कहा जाए कि द इंडिविजुअल विच हैव ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हैविंग यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल which are motile and possess the cell wall of made up of murine और peptidoglycan। ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक उस लाइन में लिख दी गई, और जो ऑप्शंस हैं उसमें मुनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटी, ये उसकी एग्जांपल कंसीडर कर ली गई। अब इस गिवन ऑप्शन में से आपको जो कैरेक्टरिस्टिक दी गई है उसके लिए राइट ऑप्शन क्या होगा? मुनेरा। तो एक्चुअली आपको ये जो गिवन ऑप्शंस हैं उसमें से एक तो सवाल इस तरह से आ सकता है। दूसरे नंबर पे आपको कहा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के लिए आपको मुख्तलिफ कैरेक्टर जो है वो दी जा सकती हैं। जैसे एग्जांपल लिख दी जाए अमीबा, तो अमीबा जो है वो किसकी एग्जांपल है? यूनिकली प्रोटिस्टा की, ना तो वो एनिमेलिया से और फंजाई से। यानी कि एग्जांपल या किंगडम का नेम देके आपसे फीचर पूछा जा सकता है, या फीचर्स देके किंगडम का नेम जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जा सकता है। तो ये दो डिफरेंट वेज हैं। अब ये वाला जो मॉडल था 5 किंगडम सिस्टम का, उसको प्रपोज किया रॉबर्ट वाइटेकर ने, और इसको मॉडिफाई किया फर्दर साइंटिफिक एडवांसमेंट की बेस पे। किसने? लायन मार्गलस एंड कार्लन श्वार्ट्ज। तो मार्गलस एंड श्वार्ट्ज ने 1969 में इसको मॉडिफाई किया। किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, on the basis of mode of nutrition, cytology, genetics and most important organelles of symbiotic origin। दो ऑर्गेनल जो है वो सिम्बायोटिक ओरिजिन में है, जिसमें हम जानते हैं क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आप अपनी बुक की डायग्राम देखें फिगर 5.2, तो उसमें एक फ्लो चार्ट दिया गया जो कि बेस है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। इसमें जो एंसेस्टर प्रोकैरियोट है, यहां से प्रोटिस्टा किस तरह से बने, प्रोटिस्टा से फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया का ओरिजिन कैसे हुआ, वहां पे ये बात मेंशन की गई कि जो सिम्बायोटिक ओरिजिन के ऑर्गेनल हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट है, तो इसका ओरिजिन क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के लिए है, तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके लिए पॉसिबली कंसिडर किया जाता है कि वो क्लोरोप्लास्ट की सूरत में इवॉल्व हुए, तो दीज आर एक्चुअली साइनोबैक्टीरिया। और इसी तरह से ऐसे बैक्टीरिया जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की एवोल्यूशन का सबब बने, वो कौन से थे? एरोबिक बैक्टीरिया जो कि पर्पल बैक्टीरिया थे या सल्फर बैक्टीरिया के तौर पर कहा जाता है। तो एक्चुअली हमें यह बात भी मेंशन करनी है, इस डायग्राम के रेफरेंस से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि अगले 5 चैप्टर जो आपकी बुक में दिए गए हैं उसकी बेस है, और इस 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का भी
एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट से एक बेस है। अब अगर मैं इन पांचों किंगडम का एक जनरल रिलेशनशिप देखूं तो एक्चुअली प्रोकैरियोट जो है वो एंसेस्टर थे तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के, और प्रोकैरियोट के डिसेंडेंट कौन थे? प्रोटोक्टिस्टा। प्रोटोक्टिस्टा का लफ्ज इस्तेमाल किया था मार्गलिस एंड शिवार्ड्स ने, जैसे कि प्रोकैरियोट का लफ्ज मार्गलिस एंड शिवार्ड्स ने यूज किया, उसके ऑपोजिट मोनेरा का लफ्ज किसने किया था? दैट इज रॉबर्ट व्हाइटेकर। तो एक्चुअली जब इसने मॉडिफाई किया तो इन दोनों वर्ड्स को भी चेंज किया था इस किंगडम को क्लासिफाई करने के लिए। प्रोकैरियोट यूज किया फॉर मोनेरा एंड प्रोटोक्टिस्टा फॉर प्रोटिस्टा। प्रोकैरियोट जो है ये एंसेस्टर हैं तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के, और इनसे जो डिसेंडेंट आए वो कौन है? प्रोटिस्टा या प्रोटोक्टिस्टा। अब प्रोटोक्टिस्टा जो है वो तीन तरह के थे यूजुअली, जिसमें प्लांट लाइक प्रोटिस्ट थे, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट थे एंड फंजाई लाइक प्रोटिस्ट थे। तो जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट थे उनसे इवॉल्व हुए प्लांटी, जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट थे उनसे इवॉल्व हुए एनिमल्स या किंगडम एनिमेलिया के इंडिविजुअल, और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट से फंजाई इवॉल्व हुए। तो एक्चुअली ये एवोल्यूशन के प्रोसेस में अगर हमें कहा जाए कि प्लांटी का एंसेस्टर कौन है तो डायरेक्ट एंसेस्टर कौन है? प्रोटोक्टिस्टा। और प्रोटिस्टा का एंसेस्टर कौन है? तो दैट इज प्रोकैरियोट। तो ये रिलेशनशिप जो है वो एक जनरल सिंप्लीफाइड डायग्राम में हमें शो किया जाता है कि कौन से इंडिविजुअल किस से इवॉल्व हुए। तो इस डायग्राम से हम इस बात को आसानी से जस्टिफाई कर सकते हैं। ये हमारी बात यहां तक 2 to 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की कंप्लीट हुई। ये जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था दैट वाज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी जानदार इस दुनिया में लिविंग कंसिडर किए जाते हैं उनके लिए यह सिस्टम जो है वो एक्सप्लेन किया गया। लेकिन कुछ ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट मौजूद हैं जो कि बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग पे हैं, उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वायरसेस। तो वायरसेस की डिटेल के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। वायरसेस का जैसे मैंने जिक्र किया कि दीज आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। वायरसेस को वायरसेस का नाम क्यों दिया जाता है या ये बॉर्डर लाइन पे क्यों है, तो उसके लिए सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्टरी वर्ड में, तो ये एक लैटिन वर्ड वेनम से ड्राइव किया गया है जिसका मतलब पॉइजनस फ्लूइड है या टॉक्सिक फ्लूइड। तो अर्लियर इसकी जो डिस्कवरी या नेचर को जानने से पहले ये कंसिडर किया जाता था कि ये ऐसे एजेंट्स हैं जो कि टॉक्सिक केमिकल्स हैं जो कि पर्टिकुलरली एक डिजीज काज करते हैं अप टू द डेथ। इन वायरसेस की जो डेफिनेशन रिसेंट डेफिनेशन है उसमें हम कहते हैं दीज आर नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटीज विच कंटेन आरएनए और डीएनए एनकेस्ड बाय प्रोटीनेशियस कोट। तो एक्चुअली ये एक डेफिनेशन में हमने कहा कि इनके पास दो बेसिक रीजन होते हैं, एक तो जीनोम जिसको न्यूक्लियर मटेरियल कहेंगे और आउटर प्रोटीन कोट। तो इसको कलेक्टिवली नाम दिया जाता है न्यूक्लियो कैप्सिड। आगे हम जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें इस बात को डिटेल में देखेंगे। वायरसेस जो हैं इनकी स्टडी को द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ वायरस दैट इज कंसिडर्ड एज वायरोलॉजी। तो हमें यह भी याद रखना चाहिए वायरसेस की डिस्कवरी जो है उसमें डिफरेंट साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशंस थी, जिसमें जो अर्ली पीरियड था उसमें लुईस पास्चर और रॉबर्ट कोच जो कि माइक्रोबायोलॉजी में फंडामेंटल पोजीशन रखते हैं, इन्होंने ये बात जो है उस वक्त बड़ी एक मशहूर बात थी कि पॉइजन है ये एसोसिएटेड विद द डिजीज। वायरसेस जो है एक्चुअली पॉइजन है, इनकी नेचर इनकी केमिकल कंपोजिशन के बारे में एज सच पता नहीं था। फिर एडवर्ड जेनर ने एक्चुअली वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है उसको डिस्कवर किया, और इस प्रोसेस में वैक्सीनेशन में उसने क्या उसने एक्चुअली स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट जो है वो काउ पॉक्स के मटेरियल को यूटिलाइज किया। असल में जो स्मॉल पॉक्स एक डिजीज थी उस डिजीज को क्योर करने के लिए उसने मिल्क मेड जो पर्सन थे जो ग्वाले थे उनके हाथों पे जो काउपॉक्स लेयंस थे उनसे कुछ मटेरियल लिया
और उसको रजाकाराना तौर पर एक 8 ईयर ओल्ड बॉय में, जो कि जेम्स फिफ्थ था, उसकी बॉडी में इंसर्ट किया और स्मॉल पॉक्स की जो ट्रीटमेंट, पॉसिबल ट्रीटमेंट जो है उसको शो किया। अब ये उसने ट्रीटमेंट तो की, लेकिन वो इस मैकेनिज्म को नहीं समझ पाया कि एक्चुअली किस मैकेनिज्म के जरिए स्मॉल पॉक्स की ट्रीटमेंट हो गई। इस प्रोसेस के जरिए उसने चंद लोगों की उस वक्त ट्रीटमेंट की, लेकिन मैकेनिज्म एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसी प्रोसेस को लुईस पास्चर ने कॉलेरा डिजीज के लिए मैकेनिज्म के जरिए एक्सप्लेन किया और उसने एडवर्ड जेनर को ऑनर देते हुए लफ्ज इस्तेमाल किया वैक्सीनेशन। क्यों वैक्सीनेशन? क्योंकि वैक्सी में वैक्सा का वर्ड जो है एक्चुअली दैट लिटरल मीन फॉर काउ, तो क्योंकि काउ पॉक्स के कुछ लेजेंड्स दिए गए थे तो उसने काउ पॉक्स की वजह से काउ के लफ्ज से वैक्सा का वर्ड ड्राइव किया और उससे लफ्ज इस्तेमाल किया वैक्सीन, या प्रोसेस को कहा वैक्सीनेशन। तो ये एडवर्ड जेनर का वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो था वो भी एक वायरल डिजीज के लिए था, तो इसलिए इसको भी एक जो है वो माइलस्टोन कंसीडर किया जाता है वायरल इंफेक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए। फिर चार्ल्स चैम्बरलैंड ने, जो कि पास्चर्स एसोसिएट था, उसने ये बात बताई कि बैक्टीरिया जो है वो पोर्सलीन फिल्टर पेपर से पास नहीं होते, लेकिन रेबीज काजिंग एजेंट जो है, ऐसा रेबीज एक ऐसी डिजीज है जो कि बाइट ऑफ डॉग्स या कैट्स या फॉक्स की वजह से हो सकती है, और उस डिजीज का जो कॉजेटिव एजेंट था, उसने कहा कि ये जो कॉजेटिव एजेंट ऑफ रेबीज डिजीज है वो इस पोर्सलीन फिल्टर पेपर से पास हो जाता है, लेकिन बैक्टीरिया पास नहीं करते। इसका मतलब क्या था कि बैक्टीरिया जो हैं दीज आर रिलेटिवली लार्जर देन द वायरल कंपोनेंट्स, तो वायरस जो है वो स्मॉलर इन्फेक्शियस एजेंट है एज कंपेयर टू बैक्टीरिया। अब ये बात जब कंफर्म हुई तो उसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट ने इस फिल्टरेबल वायरसेस को जो है वो डिटरमिन करने की कोशिश की, जिसमें आइवानोस्की ने टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि टोबैको मोज़ेक डिजीज काज करता था, उसके बारे में बताया कि ये फिल्टरेबल है, और उसके बाद फुट एंड माउथ डिजीजेस एंड येलो डिजीज या येलो फीवर के लिए इन्होंने जो फिल्टरेबल एजेंट थे वायरसेस उनको आइडेंटिफाई किया। यहां तक अभी सिर्फ फिल्टरेबल और नॉन फिल्टरेबल तक की डिबेट थी। ये अभी कोई नहीं जान पाया था कि वायरस का स्ट्रक्चर क्या है और उसकी नेचर कैसी होती है। इससे नेक्स्ट में टॉट एंड डहेल्ड, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंडिपेंडेंटली 1915 और 1917 में बैक्टीरियोफेजेस डिस्कवर किए, ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया ईटर होते हैं, यानी कि बैक्टीरियल कॉलोनी की लाइसिस करते हैं, उनको डिस्कवर किया। और डहेल्ड वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरियोफेज की टर्म यूज की। तो ये पॉइंट भी एमसीक्यू में पूछा जाता है। डिस्कवरी तो टॉट और डहेल्ड दोनों की थी, लेकिन डहेल्ड ने बैक्टीरियोफेज की टर्म यूज की थी। इसने ये कहा कि दीज आर एक्चुअली बैक्टीरिया ईटर। ये मिसलीडिंगली बाजुकात कंफ्यूजन हो जाती है कि हम समझ लेते हैं कि बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया है, एक्चुअली ये क्या है, ये एक वायरस है। तो बैक्टीरियोफेज इज अ बैक्टीरिया ईटर, ये वो वायरस है जो कि बैक्टीरियल कॉलोनी की लाइसिस करने में इन्वॉल्व होता है। और लास्ट पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द डिस्कवरी ऑफ वायरस बाय स्टैनले। स्टैनले ने फिल्टरेबल एजेंट को प्योरीफाई किया और क्रिस्टलाइज किया, और वो कौन सा फिल्टरेबल एजेंट था? टोबैको मोज़ेक वायरस। यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वो इसने फिल्टरेबल जो है वो शो किया और इसको प्योरीफाई किया और इसकी क्रिस्टलाइजेशन के जरिए इसके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया। अब ये जब डिस्कवरी की गई तो जो स्टैनले था, इसने ये जो अर्ली डेफिनेशन हमने की है इस बात को कंफर्म किया कि ये नॉन सेलुलर सब्सटेंस है, इन्फेक्शियस है, और इसकी कंपोजिशन में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीनेशियस कोट होता है। ये अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं रखता और ये मोटाइल और नॉन मोटाइल भी नहीं होता। तो एक्चुअली लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में बॉर्डर लाइन में क्यों रखा गया कि ये रेप्लिकेट कर सकते हैं
अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस, लेकिन ये अपनी जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि प्लांट और एनिमेलिया की हैं, जैसे वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, इनमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर होते हैं, ऐसी कोई प्रॉपर्टी वायरस में नहीं होती। ये मोटाइल या नॉन मोटाइल होते हैं, ऐसी भी कोई प्रॉपर्टी वायरस में नहीं है। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो कि बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हैं वो वायरस में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन वायरस की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी अंडर स्पेशल कंडीशंस इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैपेसिटी के करीब लाती है। तो वायरसेस का जो स्टैनले ने क्रिस्टलाइजेशन के बाद स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया, उसको जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। वायरसेस के स्ट्रक्चर में एक्चुअली जो दो बेसिक कंपोनेंट थे वो बताए गए, एक तो इनर कोर था और आउटर कोर था। तो एक वायरस जो है उसके दो बेसिक कंपोनेंट होते हैं, इसीलिए इसके स्ट्रक्चर के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं दैट इज न्यूक्लियोकैप्सिड। न्यूक्लियोकैप्सिड में कैप्सिड आउटर प्रोटीन कोट है एंड न्यूक्लियो इसके जीनोम के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है दैट इज न्यूक्लिक एसिड। इट इज आइदर डीएनए और आरएनए, तो डीएनए या आरएनए हो सकता है। इसके पास कुछ एंजाइम होते हैं, यहां पे अब जनरली हम ये कहते हैं दे लैक देयर मेटाबॉलिक मशीनरी, लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम हमारी बुक में डिस्कस किए गए, जैसे जब आप लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज देखते हैं तो उसमें हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज रिलीज द एंजाइम लाइसोजाइम जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल को रप्चर करता है। इसी तरह से जब हम एचआईवी का लाइफ साइकिल देखते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि वायरस के पास एंजाइम मौजूद होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये कुछ एग्जांपल हमारी बुक में दी गई, लेकिन जनरली ये कहा गया कि दे लैक द मेटाबॉलिक मशीनरी और सिंथेटिक यूज द सिंथेटिक मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल। तो यहां पे इनके पास एंजाइम्स भी होते हैं, जिसमें मैंने एग्जांपल दी कि लाइसोजाइम है और उसके साथ साथ कौन से एंजाइम, दूसरे एंजाइम हमने कहा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है, तमाम वायरसेस में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम इसका कोड देखें जो कि आउटर प्रोटीनेशियस होता है, उसके दो हिस्से हो सकते हैं, प्रोटीन कोट या कैप्सूल और एनवेलप। अब जो प्रोटीन कैप्सूल है वो तो तमाम वायरस में होना जरूरी है, लेकिन जो एनवेलप है वो कुछ वायरस में होगा, उनको नाम दिया जाएगा एनवेलप्ड वायरसेस, और कुछ ऐसे हैं जो कि एनवेलप एक्वायर नहीं करते, उनको नाम दिया जाता है नॉन एनवेलप्ड और नेकेड वायरसेस। तो एक्चुअली कोड जो है वो या तो सिर्फ प्रोटीन पर मुश्तमिल होगा या प्रोटीन विल बी कवर्ड बाय द एनवेलप। ये जो प्रोटीन कोड है, ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या कहलाता है, कैप्सिड। मिसाल के तौर पर यहां पे देखिए, तो हम अगर एक स्ट्रक्चर बनाए, ये एक हमने हेड का रीजन बनाया और उसके साथ ही टेल जो है वो भी अटैच की, एक टैडपोल का जो स्ट्रक्चर है। अब ये सारा स्ट्रक्चर जो कि हेड और टेल है दैट इज एक्चुअली प्रोटीन कैप्सूल। अगर इसके गिर्द एनवेलप मौजूद हो तो ये एनवेलप्ड है, और अगर ना हो तो ये नेकेड या नॉन एनवेलप्ड है। एनवेलप हमेशा ड्राइव किया जाता है कहां से, होस्ट सेल मेम्ब्रेन से, और इसकी कंपोजिशन होती है लिपोप्रोटीन्स। और कैप्सिड जो है, ये जो हमने कहा आउटर प्रोटीन कोट, ये मुख्तलिफ सब यूनिट्स पर मुश्तमिल है। ये जो सब यूनिट्स होते हैं इनको नाम क्या दिया जाता है, दीज आर कॉल्ड एज कैप्सोमेयर। तो ये जो है मुख्तलिफ कैप्सोमेयर जो है उनका नंबर डिफरेंट होता है ताकि शेप ऑफ द वायरस मेंटेन की जा सके। तो ये एक कैप्सिड जो है प्रोटीन कोड दैट इज कंपोज्ड ऑफ मैनी कैप्सोमर्स, और इन कैप्सोमर्स में एग्जांपल दी गई कि हार्प्स वायरस जो है उसके पास 162 कैप्सोमर होते हैं और एडिनो वायरस के पास 252, यानी कि जो कैप्सोमेयर का नंबर है दैट इज स्पेसिफिक फॉर अ वायरस, और उसकी बुनियाद पर शेप ऑफ द कैप्सिड मेंटेन होती है और अल्टीमेटली शेप ऑफ द वायरस भी इसी वजह से मेंटेन होगी। अब जैसा हमने कहा कि इस वजह से मॉर्फोलॉजी मेंटेन होती है, तो मॉर्फोलॉजी को अगर देखें तो वायरस जो हैं वो स्फेरिकल हो सकते हैं लाइक राउंड और राउंड लाइक,
इसी तरह से क्यूबिकल, हेलिकल, स्पाइरल अरेंजमेंट हो सकती है। पॉलीहेड्रॉन, पॉलीहेड्रॉन कहा जाता है मैनी फेसेस, जिसमें आइकोसाहेड्रल की एग्जांपल दी गई जिसके 20 फेसेस होते हैं, ठीक है, 20 डिफरेंट जो है वो उसके फेसेस हैं। इसी तरह से टेडपोल लाइक हो सकता है, जैसे इस एग्जांपल में देखिए तो ये हेड का रीजन है और ये टेल का रीजन है, तो इसको हम नाम देते हैं टेडपोल, जिसके दो पार्ट्स हैं, दो हिस्से हैं, एक हेड रीजन है और एक टेल है। और इसी तरह से एनवेलप्ड और कॉम्प्लेक्स की बेस पर भी इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। वायरसेस जो हैं ये डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस रखते हैं, जैसे टेडपोल में हेड और टेल होते हैं, और इसी तरह से जो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस में एनवेलप्ड और कॉम्प्लेक्स, तो एक्चुअली मॉर्फोलॉजिकल बेस पर हम वायरसेस को डिफरेंटली ऑन द बेसिस ऑफ शेप क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हम दूसरी बेसिक प्रॉपर्टी देखें तो वायरसेस के स्ट्रक्चर के बाद जब हम आते हैं करैक्टरिस्टिक्स की तरफ, तो करैक्टरिस्टिक जो है उसमें सबसे पहला करैक्टर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। दीज आर वेरी स्मॉल इन्फेक्शियस एंटिटीज। वेरी स्मॉल क्यों कहा गया? क्योंकि इनका साइज नैनोमीटर में होता है। और अब यहां पे लाजमन याद रखिए कि जो 3 रेंजेस हैं, एक ऐसे स्ट्रक्चर जो कि हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं जो कि 1 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बड़े होते हैं, जैसे ही 1 मिलीमीटर से स्मॉलर और माइक्रोमीटर की रेंज में आएंगे तो उनको हम देख सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप से, और लाइट माइक्रोस्कोप से भी नीचे जो साइजेस हैं वो नैनोमीटर में आ जाएंगे, जो कि वायरसेस के हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहां पे जो रेंज दी गई पॉक्स वायरस और पैरवो वायरस का जो डायमीटर है वो हमारी बुक में मेंशन किया गया है, दैट इज 250 नैनोमीटर और 20 नैनोमीटर रिस्पेक्टिवली। इनका साइज बैक्टीरिया के मुकाबले में 10 to 100 टाइम स्मॉलर होता है। तो यहां कहा जाता है कि जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइज है अप टू द लार्जेस्ट वायरस। तो जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है हम जानते हैं कि वो कौन है? माइकोप्लाज्मा, जिसका साइज तकरीबन 0.1 माइक्रोमीटर या 100 नैनोमीटर होता है। तो जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है वो लार्जेस्ट वायरस के साइज के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। तो यहां पे हम कहते हैं बैक्टीरिया जो है वो कंपैरेटिवली लार्जर होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी देखें तो दे कैन नॉट बी ग्रोन इन आर्टिफिशियल मीडियम। बैक्टीरिया की यह प्रॉपर्टी है कि हम उनको आर्टिफिशियल मीडियम में कल्चर कर सकते हैं, लेकिन वायरसेस को कल्चर नहीं किया जा सकता, बिकॉज दे हैव कैपेसिटी टू डुप्लीकेट और रेप्लिकेट इनसाइड द लिविंग सेल। इस वजह से इनको नाम दिया जाता है दीज आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ऑब्लिगेट का मतलब जो कि ओनली इन द होस्ट सेल रहे, इंट्रासेलुलर इंट्रा विद इन द सेल, तो ऐसे पैरासाइट जो कि विद इन द सेल रहे और सिर्फ सेल में ही सरवाइव कर सकें या डुप्लीकेट कर सकें, उन्हें नाम दिया जाता है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। जनरली दे लैक मेटाबॉलिक मशीनरी। तो अगर इनके पास अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी यानी कि एंजाइम्स बैटरी नहीं होती, सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए मल्टीपल एंजाइम एक्वायर नहीं करते, तो वो किसके यूज करते हैं? दे यूज द सिंथेटिक मशीनरी और मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल। तो एक्चुअली यहां पे हम कहेंगे अगर इनके पास अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती तो ये किसकी यूज करते हैं? होस्ट सेल की मेटाबॉलिक मशीनरी, जिसके अंदर ये अपने आप को रेप्लिकेट कर देते हैं। बहुत सारे वायरसेस ऐसे हैं जो कि रेप्लिकेशन के दौरान बहुत सारे वायरसेस ऐसे हैं जो कि रेप्लिकेशन के दौरान एनिमल्स में डिजीजेस काज करने की कैपेसिटी रखते हैं, और ये रेजिस्टेंट होते हैं टू ब्रॉड रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो मुख्तलिफ जो एंटीबायोटिक्स एग्जिस्ट करती हैं मार्केट में, जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, तो ये उन एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस शो करते हैं। मतलब अगर आपको वायरल डिजीज है तो आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उसके लिए रेजिस्टेंट है और उस डिजीज को खत्म करने के लिए ये एंटीबायोटिक अपना रोल नहीं प्ले कर सकती। तो ये हमने एक वायरस का स्ट्रक्चर और जनरल करैक्टर को एक्सप्लेन किया। इसके साथ ही
हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं जिसपे हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू वायरस और इन्फेक्शियस पार्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। इस बोर्ड पे या इस पार्ट में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे सबसे पहले एक टर्मिनोलॉजी दी गई वायरियन। वायरियन एक्चुअली कहा जाता है मैच्योर इन्फेक्शियस वायरस, यानी कि ऐसा वायरस जो कि डिजीज काजिंग कैपेसिटी रखता है उसे कहा जाता है। और वायरस जो है जैसे कि हम जानते हैं कि जीनोमिक मटेरियल यानी कि डीएनए और आरएनए और प्रोटीन कोड पर मुश्तमिल होता है। जब हम वायरॉइड की बात करते हैं, ये हमारे फर्स्ट ईयर की बुक की ग्लॉसरी में ये टर्म दी गई जो कि हमें वायरियन से डिफरेंशिएट करना आनी चाहिए। ये ओनली आरएनए पर मुश्तमिल होती है। आप दोनों में डिफरेंस देखिए, ये भी इंफेक्शियस है, ये भी इंफेक्शियस है, सिमिलैरिटी है, लेकिन ये आरएनए प्लस प्रोटीन और ये सिर्फ आरएनए पर मुश्तमिल है। तो इस पॉइंट पर हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और अगर प्रायॉन्स देखें तो प्रायॉन्स एक्चुअली मोस्ट कंट्रोवर्शियल इन्फेक्शियस एजेंट हैं जो कि 1983 में पहली दफा डिस्कवर किए गए और ये सिर्फ किस पे मौजूद होते हैं, ओनली मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो अब आप कीवर्ड देखिए, प्रायॉन ओनली मेड अप ऑफ प्रोटीन, वायरॉइड ओनली मेड अप ऑफ आरएनए एंड वायरियन आर मेड अप ऑफ प्रोटीन प्लस आरएनए और डीएनए। तो यहां पे ये इनमें की डिफरेंस है। ये जो लीस्ट अंडरस्टूड है और डिजीजेस काज करते हैं मिस्टीरियस ब्रेन इंफेक्शन और मैड काउ डिजीज। तो एक्चुअली ये डिजीजेस जो है ये हमें एमसीक्यू के रेफरेंस से पूछी जा सकती है। ये प्रायॉन का जो पार्ट है ये येलो बॉक्स में हमारी बुक में डिस्कस किया गया और हमें इन तीनों टर्म्स में कीवर्ड का जो है वो आइसोलेट करना आना चाहिए। अब अगर हम एक वायरस की जो एग्जांपल है उसको कोड करें रेट्रोवायरसेस। रेट्रोवायरसेस को हम जब डिफाइन करते हैं तो उसमें हम कहते हैं ये स्फेरिकल इन शेप होते हैं, 100 नैनोमीटर इन डायमीटर है, एनवेलप्ड है और आरएनए ट्यूमर काजिंग वायरस है, यानी कि इनकी अपीयरेंस स्फेरिकल है, इनका जो डायमीटर है वो 100 नैनोमीटर है और इनके ऊपर होस्ट सेल मेम्ब्रेन का एनवेलप है और आरएनए इन नेचर है। इनको रेट्रो का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया जाता है? बिकॉज दे कंटेन एन एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम क्या है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को कन्वर्ट करेगा किसमें? डीएनए में। अब यहां पे ये बात याद रखिए कि जब हम आरएनए टू डीएनए कन्वर्जन कहते हैं, अगर मैं यहां पे आरएनए और डीएनए लिखूं तो ये हम सिंपली वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए टू डीएनए, लेकिन याद रखिए कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से डायरेक्ट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं बनता, बल्कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से पहले सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है और फिर उस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की डुप्लीकेशन होती है और उससे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है। ये दोनों इवेंट कौन कराता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसकी प्रॉपर्टी देखें तो जो रेट्रोवायरस है दैट इज होस्ट स्पेसिफिक। ये एक्चुअली जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ह्यूमन में पर्टिकुलरली उनको डैमेज करता है या उन पे अटैक करता है और उन पे मौजूदा रिसेप्टर जिनको CD4 रिसेप्टर या क्लस्टर डिफरेंशिएटर रिसेप्टर का नाम दिया जाता है। अब CD क्लस्टर डिफरेंशिएटर एंड 4 दैट इज द नंबर जो कि 1 से लेके 1000 तक होते हैं। तो एक्चुअली रिसेप्टर की स्पेसिफिसिटी जो है वो CD4 है जिस पे रेट्रोवायरस अटैक कर सकते हैं। और इन वायरसेस को की प्रॉपर्टी है, इनकी खूबी है कि ये लाइटिक के साथ साथ लाइसोजेनिक प्रॉपर्टी भी रखते हैं। कैसे? जब ये वायरल आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए डीएनए में कन्वर्ट होता है और डीएनए में कन्वर्ट होकर ये एंटर होता है न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस में होस्ट क्रोमोसोम के अंदर इंटीग्रेट कर जाता है, उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है प्रोवायरस। तो ऐसा वायरस जो कि
होस्ट क्रोमोसोम के अंदर उसका डीएनए इनकॉर्पोरेट कर जाएगा तो उस वक्त कहलाएगा प्रोवायरस। और ये प्रोवायरस जो है जैसे जैसे सेल डिवाइड करते रहेंगे तो नेक्स्ट प्रोजेनी ऑफ सेल्स में ये ऐड होता रहेगा, और जिस वक्त ये वायरस जो है या वायरल डीएनए होस्ट डीएनए का हिस्सा होगा और नेक्स्ट सेल्स के अंदर नेक्स्ट प्रोजेनी ऑफ सेल्स में जब एंटर हो रहा है तो उस वक्त ये कैंसर काजिंग कैपेसिटी रखता है। इसी वजह से इनको ट्यूमर काजिंग वायरस भी कहा जाता है। इनकी एग्जांपल देखिए तो दीज आर HIV और ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस दैट कैन काज एड्स। अब अगर इस डेफिनेशन की बुनियाद पर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें ये एनवेलप्ड है। एनवेलप में क्या क्या चीजें होती हैं, एक तो स्पाइक्स होती हैं और वायरल एनवेलप है। ये स्पाइक्स जो हैं एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होती हैं टू डिटेक्ट द CD4 रिसेप्टर एट हेल्पर टी लिम्फोसाइट। और ये जो एनवेलप है वायरल एनवेलप दैट इज एक्चुअली होस्ट स्पेसिफिक या होस्ट मेम्ब्रेन से ड्राइव किया हुआ है। इसका जो इंटरनल कैप्सिड है वो एक पर्टिकुलर प्रोटीन या कैप्सोमेर यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। और जब जीनोम की बात करें तो आरएनए के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। गिवन डायग्राम के अंदर 2 मॉलिक्यूल जो है वो शो किए गए, यानी कि आपको डायग्राम देके ये पूछा जा सकता है कि इसमें आरएनए के कितने मॉलिक्यूल हैं, तो 2 हैं। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के भी 2 मॉलिक्यूल ही कंसिडर किए गए। तो हमें इस डायग्राम की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको भी जानना है कि ये वायरस एनवेलप्ड है, स्फेरिकल है, आरएनए ट्यूमर काजिंग है और इसका साइज 100 नैनोमीटर है, और उसके साथ साथ ये होस्ट स्पेसिफिक वायरस है। अब जो HIV है ये काज करता है डिजीज जिसको नाम देता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये एड्स काज करता है जिसके लिए हम HIV लाइफ साइकिल को पढ़ते हैं। तो HIV लाइफ साइकिल या एड्स के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। HIV या ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने कंसिडर किया रेट्रोवायरस का, तो उससे जो होने वाली डिजीज है दैट इज कॉल्ड एज एड्स, या इसी को नाम दिया जाता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम दैट इज द डिजीज विच इज काज्ड बाय HIV या ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसकी जो डिस्कवरी थी ये यंग होमोसेक्सुअल पर्सन से 1980s में ये डिस्कवर हुआ, लेकिन इस वायरस की नेचर अभी आइडेंटिफाइड थी। इस डिजीज के जो सिम्टम्स थे या साइन थे उसमें सीवियर निमोनिया, रेयर वास्कुलर कैंसर, सडन वेट लॉस दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड स्वॉलन लिम्फ नोड्स, और उसके साथ साथ जनरल लॉस ऑफ इम्यूनिटी। जैसे कि इसके नाम से वाज़ेह है दैट इज एक्वायर्ड फॉर इम्यूनो डेफिशिएंसी, तो इसमें जनरल लॉस ऑफ इम्यूनिटी जो है वो ऑब्जर्व की जाती है। तो ये वो सिम्टम्स थे जो कि एड्स की वजह से एक या एक से ज्यादा सिम्टम जो है वो शो हो सकते हैं। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन थी वायरल आइडेंटिफिकेशन, जो कि वायरस HIV है, उसको 1984 में पास्चर इंस्टीट्यूट इन फ्रांस और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन USA वहां पे ऑब्जर्व किया गया, डिस्कवर किया गया या आइडेंटिफाई किया गया, और इसको नाम जो HIV दिया गया दैट वाज इन 1986। तो HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इसको नाम 1986 में दिया गया, और उसके बाद ये जाना गया कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो स्फेरिकल होता है, एनवेलप्ड होता है, और उसका RNA ट्यूमर काजिंग वायरस जो है वो इसको कंसिडर किया जाता है। इसकी ससेप्टेबिलिटी जो है ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट पर अटैक करता है, जिस पे इसके ऊपर खास रिसेप्टर होते हैं CD4 रिसेप्टर्स। ये इसके अलावा इसकी मेजॉरिटी में ये सेल्स को अटैक करता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट को। इसके अलावा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स को भी इफेक्ट करने की कैपेसिटी रखता है। तो ये पॉइंट जो है वो हमें विद रेफरेंस टू MCQ पूछा जाता है कि क्या ये सिर्फ
हेल्पर टी लिम्फोसाइट को अटैक करता है तो नहीं, मेजॉरिटी में उनको अटैक करता है, लेकिन उसके साथ साथ सीएनएस को या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स को भी अटैक कर सकता है। इसकी होस्ट स्पेसिफिसिटी देखें तो ये डिजीज पर्टिकुलरली ह्यूमन में काज करता है, लेकिन ये भी ऑब्जर्व किया गया कि ये मंकी में इन्फेक्ट और रेप्लिकेट तो कर सकता है, लेकिन डिजीज काजिंग कैपेसिटी इसकी सिर्फ और सिर्फ किस में है, दैट इज ओनली इन ह्यूमन। तो ह्यूमन के केस में ये सिर्फ डिजीज काज करता है, वरना मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो मंकी में भी ऑब्जर्व किया गया। इसकी जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, फर्स्ट वन इज इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। अगर किसी ऐसे पर्सन से जो कि इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट हो तो उस वजह से ट्रांसमिशन हो सकती है। इसी तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स की ट्रांसफ्यूजन से भी अगर इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल को ब्लड दिया जाए तो ट्रांसमिशन के चांसेस हैं। ब्रेस्ट फीडिंग से या प्रिक ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, ये तमाम चीजें जो हम यहां पे कह रहे हैं अगर इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल को की जाए तो ट्रांसमिशन के चांस है। अगर नॉर्मल पर्सन से नॉर्मल को होगा तो इसकी ट्रांसमिशन नहीं हो सकती। हमेशा इन्फेक्टेड पर्सन से अगर ये सारे प्रोसेस किए जाएं तो नॉर्मल पर्सन में इसकी ट्रांसमिशन के चांसेस हैं। इससे प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स? जैसा कि हम जानते हैं कि इस डिजीज का जो प्रॉपर क्योर है वो पॉसिबल नहीं है, सो प्रिवेंटिव मेजर्स आर द बेस्ट मेथड टू कंट्रोल द डिजीज, जिसमें हम कहते हैं अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन। ऐसा पर्सन जो कि इन्फेक्टेड है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए, या फ्लूइड रिलेटेड कांटेक्ट, इसको हम सिंपली कहते हैं, जो कि ब्लड हो सकता है, सलाइवा हो सकता है, ब्रेस्ट मिल्क हो सकता है, या सेक्सुअल कांटेक्ट। ये फ्लूइड कंटेंट्स हैं जिसकी वजह से इसकी ट्रांसमिशन के चांस है और उनको हमें प्रिवेंट करना है इन्फेक्टेड पर्सन से। इसके साथ साथ अवॉइड शेयरिंग सिरिंजेस या नीडल्स या वो तमाम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि ब्लड रिलेटेड कांटेक्ट में आते हैं, उन तमाम को अवॉइड किया जाता है इन्फेक्टेड पर्सन के बाद नॉर्मल के लिए इस्तेमाल करने से। इसी तरह से सेक्सुअल कांटेक्ट भी इनहिबिट किए जाते हैं या प्रोहिबिटेड होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से। तो ये ट्रांसमिशन और प्रिवेंटिव मेजर्स। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह कहा जाता है कि वैक्सीनेशन का अभी तक प्रॉपर जो है वो मौजूद नहीं है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ट्रायल के तौर पर साउथ अफ्रीका में 2001 में इसको यूटिलाइज किया गया, लेकिन अभी तक इसकी हम प्रॉपर वैक्सीनेशन या प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है 100% क्यूरेबल ट्रीटमेंट के बारे में नहीं अंडरस्टैंड कर पाए। तो ये जो एड्स है ये HIV की वजह से होती है। इसकी जो इन्फेक्शियस जो सेल है जो मेजॉरिटी में इन्फेक्ट होते हैं वो कौन से हैं, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, जो कि टाइप हैं व्हाइट ब्लड सेल्स के, और उनकी इन्फेक्शन के लिए ये जो लाइफ साइकिल एक्वायर करते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ HIV को जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। HIV का जो लाइफ साइकिल है, जैसे मैंने कहा कि ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट को इन्फेक्ट करते हैं और उस इन्फेक्शन के दौरान ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट पे सबसे पहला काम होता है अटैचमेंट एंड एंट्री। अटैचमेंट के लिए, क्योंकि ये होस्ट स्पेसिफिक है या सेल स्पेसिफिक है जनरली, जिसमें इन्हीं सेल को ये रिकॉग्नाइज करते हैं, और उस रिकॉग्निशन के लिए जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट हैं दैट कंटेन पर्टिकुलर रिसेप्टर विच आर CD4 रिसेप्टर और क्लस्टर डिफरेंशिएटर रिसेप्टर, जो कि एक्चुअली हेल्पर टी लिम्फोसाइट पर मौजूद होते हैं, और उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पाइक ऑफ एनवेलप ऑफ द HIV। तो यहां पे इस स्ट्रक्चर के जरिए जो हमारे पास स्पाइक्स मौजूद हैं इसके ऊपर, उसकी वजह से इसको जो है वो एनवेलप की वजह से इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब हम एक जनरलाइज स्ट्रक्चर इसका देख चुके थे पहले कि इसके पास RNA स्ट्रैंड होते हैं, इसका कैप्सिड है, कैप्सिड के बाहर एनवेलप है, और इसके कैप्सिड के अंदर जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मौजूद होता है। जैसे अटैचमेंट होगी तो एंट्री जो है उसकी वजह से RNA का मॉलिक्यूल और स्पाइक्स जो है वो कुछ सेल साइटोप्लाज्म, इस एरिया को हम नाम देंगे सेल साइटोप्लाज्म या होस्ट साइटोप्लाज्म। ये प्रोसेस सारा कहां पे हो रहा है, होस्ट साइटोप्लाज्म में।
अब जो ये स्ट्रक्चर है इसमें सबसे पहले हमने ये देखे 2 आइडेंटिकल आरएनए मॉलिक्यूल, इससे एक आरएनए का मॉलिक्यूल जो है वो फर्दर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। तो सबसे पहले आरएनए से आरएनए डीएनए हाइब्रिड बनेगा। यहां पे जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होनी है तो ये बात याद रखिएगा कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है डीएनए से आरएनए बनना। तो यहां पे पहले आरएनए के मॉलिक्यूल से जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा, तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आरएनए का मॉलिक्यूल है, इससे जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बना है उसमें एक तो है आरएनए और एक बनेगा डीएनए का मॉलिक्यूल, जिसको मैंने ब्लू लाइनिंग में शो किया, ये डीएनए है फॉर एग्जांपल। अब डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो फर्दर यहां से क्या होगा, डुप्लेक्स की सूरत में कन्वर्ट होगा। ये जो आरएनए का मॉलिक्यूल है यहां पे क्या हो जाएगा, डिग्रेडेड। आरएनए क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, जो कि इस वायरस का था, और डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गया। इस पूरे प्रोसेस को नाम क्या दिया जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आरएनए से जब डीएनए बना सिंगल स्ट्रैंडेड, उसके बाद एक स्ट्रैंड की क्या हुई है, डुप्लीकेशन। तो इसका मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने ही जो डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी थी, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, उसको परफॉर्म कर रहा है। इसीलिए हम इसको नाम देते हैं आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि आरएनए मॉलिक्यूल से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना है, जिसमें इंटरमीडिएट क्या था, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास एक स्कीम है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनने के लिए। तो ये जो है हमने कहा कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। नाउ दैट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कैन एंटर इन द न्यूक्लियस ऑफ होस्ट सेल, जहां पे जाके ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑफ क्रोमोसोम में इंटीग्रेट करेगा। तो यहां पे जिस वक्त ये वायरल डीएनए इसमें ऐड हुआ तो इसको नाम क्या दिया जाएगा, प्रोवायरस। जो आरएनए का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है दैट विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑफ होस्ट क्रोमोसोम। तो ये होस्ट क्रोमोसोम जो कि रेड पार्ट शो किए और ब्लू पार्ट जो हमने शो किया दैट इज एक्चुअली प्रोवायरस। ये प्रोवायरस जो है यहां पे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करेगा और इस ट्रांसक्रिप्शन के जरिए क्या बनेगा, आरएनए, वायरल आरएनए। नाउ दैट वायरल आरएनए विल बी ट्रांसलेटेड एंड एबल टू फॉर्म प्रोटीन। अब यहां पे ये बात गौर कीजिए कि जब प्रोवायरस की ट्रांसक्रिप्शन हुई तो उससे एक दफा जीनोमिक आरएनए बन गया जो कि वायरल आरएनए है। उसके बाद फिर से ट्रांसक्रिप्शन हुई तो उस आरएनए की ट्रांसलेशन से कैप्सिड बनेगा। एक और ट्रांसक्रिप्शन हुई और उस आरएनए से ट्रांसलेशन के जरिए क्या बनेगी, उसका जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। तो अल्टीमेटली ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के जरिए वायरल प्रोटीन सिंथेसिस, वायरल आरएनए, and then the translation will responsible to form the viral protein। यहां पे ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो सेल साइटोप्लाज्म के अंदर इकट्ठा हो गया। नाउ दैट ऑल कंपोनेंट्स विल बी अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर बाय यूजिंग द एंजाइम्स प्रेजेंट इन सेल साइटोप्लाज्म। तो सेल साइटोप्लाज्म या होस्ट साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हुए इस स्ट्रक्चर को क्या किया जाएगा, असेंबली की जाएगी। असेंबली का मतलब आइडेंटिकल आरएनए के मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स, उसके साथ साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और उसके गिर्द कैप्सिड जो है उसको अरेंज किया जाएगा और उस अरेंजमेंट के बाद इसको एक्सोसाइटोसिस के जरिए सेल से बाहर निकाला जाएगा। अब यहां पे देखिए सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जिन चीजों की असेंबली हुई है उसमें कौन सी चीज इन्वॉल्व नहीं थी, तो दैट इज द एनवेलप। एनवेलप इज द ओनली पार्ट विच इज present around the capsid which is formed by the host cell membrane। बाकी जो उसका कैप्सिड था सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल थे और उसके साथ साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज थे। These all are assembled in the host cytoplasm। तो इस प्रोसेस में हमने 4 एक्चुअल इवेंट देखे। सबसे पहले अटैचमेंट एंड एंट्री,
दूसरे नंबर पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या था? एंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रोवायरस इन द डीएनए ऑफ होस्ट सेल। तो एक्चुअली इसको नाम दिया जाएगा इंटीग्रेशन, जो कि इंटीग्रेज एंजाइम की मदद से होगी, और उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बाद जो है क्या बनेगा? असेंबली, और उसके बाद ये स्ट्रक्चर जो है वो रिलीज हो जाएगा। इस सारे प्रोसेस में हमने ये देखा कि वायरस जो है वो अपने आप को रेप्लिकेट कैसे करते हैं। यहां पे एक बात जो है वो और याद रखिए कि जिस वक्त प्रो वायरस जो है वो न्यूक्लियस या क्रोमोसोमल डीएनए के साथ अटैच होगा, तो ये नेक्स्ट प्रोजेनी ऑफ सेल्स में ऐड होता जाएगा जिस वक्त ये अपने फर्दर वायरसेस नहीं बना रहा। अब इस केस में क्या होगा कि जिस वक्त ये प्रो वायरस उस क्रोमोसोमल डीएनए के साथ, होस्ट सेल के क्रोमोसोमल डीएनए के साथ अटैच है, तो नेक्स्ट प्रोजेनी ऑफ सेल्स में एंटर होता जा रहा है, जिसकी वजह से एड्स के सिम्टम तो शो नहीं होंगे, लेकिन एड्स का जो कॉजेटिव एजेंट है वो बॉडी में मौजूद है। लेकिन जैसे ही वो अपनी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन स्टार्ट करेगा तो अल्टीमेटली उसके सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाएंगे, और जो डेड सेल्स हैं हेल्पर टी लिम्फोसाइट उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम बैक्टीरियोफेज में लाइसोजेनिक और लाइटिक से कंपेयर करते हैं। यहां तक आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।